बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद बशीर चौधरी और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूं। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के नायब सदर चौधरी मोहम्मद सईद आज मेरे सेशन में मौजूद हैं और इनसे गपशप करेंगे सियासी हवाले से और कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से, और आजकल जो स्पेशली आज़ाद कश्मीर में सियासी एक्टिविटी हो रही है उसके हवाले से। जो सब कैसे हैं आप सर? अल्लाह का बड़ा करम है ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया आपने ये सब पूरा प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू वेरी तो मच आपके वक्त का सर। आज़ाद कश्मीर में हम लोग देख रहे हैं कि आप नायब सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। आज़ाद कश्मीर में दरख्वास्तें जमा हो रही हैं कुछ टिकट के लिए, और बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी हमने देखा कि पिछले अरसे में डेट्स एक्सटेंड होती रहीं। तो कितने फिगर बताएंगे, कितने लोगों ने दरख्वास्तें ओवरऑल आज़ाद कश्मीर से जमा करवाई सर? देखें, शुक्रिया। एक तो एज ए मुस्लिम लीग पार्टी ने फ़ैसला किया कि थोड़े अर्ली डिसीजंस करेंगे और पता चलाएंगे कि जो लोग हमारे उम्मीदवार मुतवक्के हो सकते हैं उनको इतना वक्त मिले कि वो हल्के में अपने काम को जो सियासी सरगर्मी है उनको बेहतर तरीके से अरेंज करके चला सकें। तो जो इब्तदाई डेट थी वो तो 31 दिसंबर थी, लेकिन फिर बाज़ नागज़ीर वजूहात की वजह से 10 दिन का इजाफ़ा किया और अल्टीमेटली 5 दिन का और इजाफ़ा करके 15 जनवरी को डेट ख़त्म हो गई और 200 के लगभग 200 प्लस एप्लीकेशंस आई हैं। तो टोटल जो हमारे आज़ाद कश्मीर के डायरेक्ट इलेक्शन में 33 और जो 12 सीटें महाजरीन जम्मू कश्मीर की हैं उनको मिला के, तो ये इट्स अ गुड नंबर इन अ सेंस के हर हलके में हमारे पास एवरेज 4 लोग जो हैं मौजूद हैं जो इसका मतलब कि मुतवक्किल आपकी तौर पे। जमात के पास टिकटों की मद में जो पैसे और दरख्वास्तों की मद में इकट्ठे हुए, अच्छी भली रकम हो गई होगी। क्या कुछ फीस थी सर? देखिए, 1 लाख रुपए फ़ीस थी, 2 लाख रुपए फ़ीस थी। ये फ़ीस माना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। आप कहें कि इससे इलेक्शन कैंपेन चलानी है पूरी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी उसने, तो उसके लिए अखराजात तो होने हैं। अगर पार्टी अपने रिसोर्स से मीट करेगी, किसी की ओबलाइज नहीं होगी, ये कंट्रीब्यूशन सब लोगों की तरफ से आई और विलिंगली आई, किसी को फोर्स नहीं किया गया कि आप आएँ दें। जो लोग इंटरेस्टेड थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टिकट जो है वो आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए इतनी बड़ी नंबर में बहुत दरख्वास्तें बड़े आई हैं। नंबर्स हैं, और हर हलके से तकरीबन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 6, 7, 8 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि जी ज़्यादा इलेक्शन है, लेकिन कंटेस्ट कर। एवरेज आप इसको कह लें कि 5 साढ़े 4 एप्लीकेशंस फ़ी हल्का आई हैं। फ़ी हल्का आई हैं। जी। तो ये जमात के लिए आसान होगा ये सारा डिसाइड करना कि किसको क्या करना है? कोई इस पे फिर क्या तरीक़ाकार क्या बनाएँगे? ये मेरिट देख क्या होगा कि दरख्वास्त देना ही तो काफ़ी नहीं है, जिसने नहीं, नहीं। इलेक्शन कंटेस्ट करना है उसको कैसे ये आपकी जमात या देखिए जो आपकी कोई कमेटी होगी वो कैसे जाँचेगी? देखें, एक तो जो लोग भी आगे आ रहे हैं उनमें से हर एक अपने आप को असेस कर सकता है कि वो कहाँ खड़ा है। हर शख्स को जो अपने आप को एलिजिबल, पहले तो एक आम सियासी कारकुन जो है वो एलिजिबल है जो जमात के साथ चलता है कि वो अप्लाई करे। अब लोगों ने ख़ुद एवेलुएट करना होता है कि वे डू आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगर मुझे टिकट मिले तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा। तो उसको एवेलुएट करके दिए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की तो जो ख्वाहिश हुई होगी यकीनन कि जी हमें टिकट मिले, और बहुत सारों ने इस तरह भी देखा कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है टिकट के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के नाम। मैं इसको जब मैं ख़ुद शुरू में आया तो मैं इस तरह एवेलुएट करता था कि आज़ाद कश्मीर की आबादी 27 लाख है या 30 लाख है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं या उसके वोटर हैं, मैं भी हाफ़ हूँ आज़ाद कश्मीर की आबादी का। लेकिन जब मैं एप्लीकेशन देता हूँ, अब 200 लोग जो शार्ट लिस्ट हुए जो इन 45 हलकों में, आप उनमें आ गए। हुँ। फिर अगला मरहला शुरू हो जाएगा, जब सॉर्टिंग होगी और आपको टिकट मिलेगा तो फिर आप उन 29 लोग 33, उस वक्त जब 33। मैं कर रहा था शुरू में तो 29 हलके थे, आप 33 लोगों में आ जाएंगे जो जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है इन अ सेंस के आपको 27 लाख में से उन 33 लोगों में आप आ गए, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना एतमाद ज़ाहिर किया और आपको टिकट दिया कि आप जाके उनके बिहाफ़ पर इलेक्शन लड़ें। ये सर इसमें फ़ैसला कुन। जमात के लिए मुश्किल नहीं होगा कि नाराज़गियाँ बढ़ जाएँगी? मिसाल के तौर पे अगर किसी हलके से 6 लोग हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी, तो वो हर एक बंदे की ये चाहत और उसकी एक वो होती है कि वो उसने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उसने दरख्वास्त जमा करवाई है, और अगर जमात उसे टिकट नहीं देती,
तो वो तो डेफिनेटली नाराज़ हो जाएगा, वो फिर जो जिसको टिकट मिलेगा उसकी अपोजिशन बन के काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल मैच्योरिटी है और हर दरख्वास्त दहिंदा को मेरे समेत ये पता है कि टिकट एक को मिलना है, एक हल्के से, दो को नहीं मिल सकता। तो कहीं 6 हैं, 10 हैं या इवन 20 से एक हल्के से एप्लीकेशन आई हैं, तो ऑल दे नो कि 19 को नहीं मिलेगा। उन 19 में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी जमात के साथ जुड़े रहेंगे और काम करेंगे अपनी जमात के लिए, और उस शख्स की जिसको जमात मुनासिब समझेगी टिकट देगी, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी नज़र में, मैं जहाँ अपने सियासी कारकुनान को थ्रू आउट आज़ाद कश्मीर जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो जब जमात फ़ैसला कर लेगी तो उसके साथ चलेंगे। कहीं 1, 2, 4 हलकों में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उस फ़ैसले को तस्लीम ना करें, जो समझते हों कि मेरा ज़्यादा राइट बनता था या बनता है, तो उस पे फिर जमात अलहदा से एक कमेटी बना दिया करती है, एनॉमलीज़ कमेटी। अगर कहीं एनॉमली है तो उसको दूर करती है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू है तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई दी जाए उसके, जिसको टिकट नहीं मिला और जिसको मिला उनके दरमियान, एक वजह ताकि ये हो सकती है इतनी अर्ली जो एप्लीकेशंस हैं वो वसूल करने की, कि अभी वक्त है तो जितने भी लोग हैं जिनको टिकट अनाउंस करना है या देना है वो करके, तो बाकी लोगों को ज़रा अरेंज किया जा सके, उनको मैनेज किया जा सके। मेरा ख्याल है जो ये स्ट्रेटजी हो सकती है जी जमात हो की। सकती है, पॉसिबली हो सकती है। जब ये लोग आपस में टिकट की अनाउंसमेंट आ जाएगी और बाकी लोगों के साथ गुफ्तगू शिनीद होगी हल्का वाइज, बहुत सारे सेन लोग, अक्लमंद लोग हमारी इस पॉलिटिकल जमात के अंदर मौजूद हैं। एक हमारी लीडरशिप इटसेल्फ और जो बाकी लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये उस इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हमारी जो खिदमत का जज्बा उसको सराहते हैं। और अगर कहीं मुश्किल आती है तो सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि उस शख्स को जो कोई नाराज़गी किसी वजह से उसने पाल ली तो उसको समझाया जा उसको सके। तो समझाया ऐसा जाए हो और जाएगा, हो उसको जाएगा। जमात के जी, अंदर जी रखा हो जाए जाएगा। उसको। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और दूसरी तरफ पंजाब में डेफिनेटली एक बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, और पूरी दुनिया में उस परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है। समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी आने वाले इलेक्शन के बाद। जी, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं मेरी नज़र में। जो 2016 से 21 का ज़माना है उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, क्वालिटी डिलीवरी और सर्विस हो, या जो मुलाजमीन की भर्ती के तरीक़ाकार हो, उस सारे को शफाफ किया। तो लोगों को शायद उस वक्त जब इलेक्शंस हुए 21 में तो एहसास ना हुआ हो, और ये देख रहे थे कि शायद आने वाली हुकूमतें इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। और एक एक उस वक्त एक जमात थी जिसके बारे में यह था कि वो कोई बहुत बड़े आइडियाज़ रखते हैं और वो यहाँ पर करेंगे। उस कंटिन्यूस फेलियर ने, जो पिछले 21 के इलेक्शन के बाद ये चौथी गवर्नमेंट बदल गई और परफॉर्म नहीं हो सका। मैं अक्सर कहता हूँ कि आम आदमी को इससे क्या मिला। अगर हुकूमत बदलती है तो वो जो 30, 35, 36 या फॉर दैट मैटर 53 लोग बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, वो फैसला करते हैं। एक ये जो म्यूज़िकल चेयर चलती रहती है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो टिकल डाउन इफेक्ट है, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आम आदमी मायूस था। तो मेरा ख्याल ये है कि लोगों को फ़ैसला करना है कि, और फ़ैसला कौन बात करनी है कि जिस पार्टी की भी हुकूमत बने वो इतनी अच्छी बने कि वो स्टेबल रहे और परफॉर्म करे और डिलीवर कर सके और जो लोगों की तवक्कुआत है उनको पूरा कर सके। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में जो दौर गुजरा उसमें ज़्यादा दौर तो आपकी जमात भी हिस्सादार रही इस सियासी इक़्तिदार के दौर में। तो आपने परफॉर्मेंस पे कुछ सवालात उठाए। क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए था जो नहीं कर सकी? देखें, जो जिस आपने रेफ़र किया, हम एक माइनॉरिटी छोटा सा हिस्सा थे, 3-4 लोग हमारे वहाँ थे। आज़ाद कश्मीर के आइन में और आज़ाद कश्मीर के निज़ाम हुकूमत में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। जो वज़ीर आज़म होता है उसके गिर्द घूम रही होती हैं। इनिशिएटिव लेके काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और बहुत दफ़ा उस इनिशिएटिव को जो सेकंड टियर लीडरशिप है या कैबिनेट है, जब वो इनिशिएटिव लेना चाहती है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टेरियल नॉड चाहिए होता है, उसकी अप्रूवल चाहिए होती है, और बाद दफ़ा वो हम मांग नहीं कर पाते। हमारे जो लोग वहाँ थे कैबिनेट के अंदर, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो परफॉर्म कर सकें, और वो जो मुस्लिम लीग के जो परफॉर्मेंस थी उसकी लोरी को, जहाँ तक हमारा वहाँ शामिल होने का, वो एक सियासी फ़ैसला था। और बहुत दफ़ा आप सियासी फ़ैसले करते हैं और वो सही साबित नहीं होते। गलत साबित तो होते हैं। जी, तो उसके मेरा ख़्याल है वी हैव इनफ ऑफ द करेज टू एडमिट के जी हमारी वो
पॉलिटिकली। ये किस लेवल पे ये चीज़ समझी जा रही है कि ये जो फैसला था गलत था, ये आपकी ये जमात की तो लेवल? सून आफ्टर इंडक्शन इनटू दैट कैबिनेट लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया, लेकिन हमारे वज़राए कराम जो थे उनको ख्याल था कि वो परफॉर्म करेंगे और पूरी जमात के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे कि उन्होंने परफॉर्म किया, और उसकी बिना पर बाकी जो हमारे हारे हुए उम्मीदवार थे मेरी तरह के, वो भी तवक्को करेंगे कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमें कोई बेहतर रिस्पांस मिलेगा। तो अब जो ये जो अभी करंट एक टन्योर चल रहा है पीपल्स पार्टी का, ये तो उनका एक हनीमून पीरियड है जो वही नहीं ख़त्म हो रहा, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि अच्छी भली टिकटॉक्स बन रही हैं। ये परफॉर्मेंस इसको कहाँ पे रखेंगे आप? ये हमारी सियासत और जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर बदकिस्मती से ये एलिमेंट आ गया, ये गुलदस्ते पेश करना, ये माथे का झूमर डिक्लेयर करना, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। लोग परफॉर्मेंस से कंसर्न हैं, लोग आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, इकनॉमिक एजेंडा है, उसको देखना चाहते हैं कैसे आप परफॉर्म करें। आम आदमी को कोई किसी गुलदस्ते से वो मैं जाके पेश करूँ कोई दूसरा, कोई गर्ज़ नहीं है, उसको ये गर्ज़ है कि उसके बच्चे की मयार तालीम कैसे बेहतर सर, होगा। आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जी, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, वो थोड़े से वक़्त के लिए उस पे काम कर रही है? मेरा ख़्याल है कि देखिए, उन्होंने हमें तो वो एजेंडा शेयर नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा जो है उसको उन्होंने शेयर नहीं किया हमारे साथ कि हम जो है क्या करने का इरादा रखते हैं। लेकिन आप ये बात उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या एजेंडा लेके आए थे, नोइंगली कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने परफॉर्मेंस दिखानी है और फिर इलेक्शन में जाना है। तो मेरा ख़्याल है कि बेहतर बता, मुझे लगता नहीं है कि वो डिलीवर कर पाएंगे। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जो बजट है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड था, प्रायोरिटीज सेट थी, सडनली दे फेल इनटू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो कोई सेट टारगेट्स नहीं हुए होंगे। अब वो हिट एंड ट्रायल पर हो सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल के लिए टाइम बहुत कम है, और मुझे नहीं ख्याल कि अगर वो कल कला एक अगला बजट जुलाई में चूँकि इलेक्शन होने हैं और जून तक बजट 30 जून तक पेश होकर पास हो जाना है, तो कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नौशा दीवार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, और उसमें जो आने वाली हुकूमत है उसको सारी तरजीहात दोबारा से सेट करनी पड़ेंगी। आपकी जमात इस दौर को कैश करवाएगी अगर वो परफॉर्म नहीं करते, तो आपकी जमात देखिए, डेफिनेटली इसमें। हम वेट एंड सी की उस पोजीशन में हम देख रहे हैं कि इस वक्त क्या इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से आ रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक बड़ा चैलेंज इकनॉमिक चैलेंज है, माशी चैलेंज है, बजट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप जाहिद साहब, आप ये नहीं देखते कि हम किस हालत में हैं। 369 अरब का बजट है लगभग, और उसमें कुछ 300 अरब के बजट को खर्च करने के लिए, सॉरी 40-45 अरब के बजट को खर्च करने के लिए हम 300-350 अरब जो है उसकी मैनेजमेंट पर खर्च करते हैं। हम्म हमारे कौन सी कल है वो सीधी है जिसको ये जो ख़ास कर इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो हमारा हमारा जो थ्रो फॉरवर्ड है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो CNW हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे दूसरे हों, इन सब को अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो मुमताज़ हुसैन राठौर जब से प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त से लेके जो प्रोजेक्ट्स आगे आगे चलते रहे, इट्स अ टाइम फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप टू सिट टुगेदर टू डिसाइड कि जी हमने कौन से प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करना और कौन से को अबेंडन कर देना है जो अपनी अहमियत खो चुके हैं, और हम उन पर खामखाई एक पैसा खर्च किए जा रहे हैं। और कुछ कुछ जो आइनी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी कि जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो 5 साल का मैंडेट लेके आती हैं और 5 साल का प्रोग्राम दे के आएँ और उसको एग्जीक्यूट करें। ये ना हो कि वो आखिरी ये साल आज़ाद में। कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा है, और इस हिस्से में आप ये समझते हैं कि ये एक जो अफसरशाही और प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें, ये इस हिस्से की तरक्की के लिए एक बड़ी रुकावट नहीं है? ज़ाहिद, ये मेरे दिल की बात है, मेरी नफ्स पे आपने हाथ रखा। बात यह है कि हम कोई दुनिया में तस्लीम शुदा रियासत नहीं है। हमारा डेफिनेटली। तनाज़ा इस वक्त मतनाज़ा है। हमारा मामला, हिंदुस्तान हमारे एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है।
हम इसको आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाते हैं और कितना बड़ा इंट्रॉज जो है उनके साथ होता है, इस सारे को ट्रिम डाउन करने की ज़रूरत है। मैं अगर आप मुझसे बहुत सारी यानी ऐसी मेरे जज्बात हैं मेरे जो जिनका मैं इज़हार करूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे। पुलिस सर्विस है हमारी, उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि जो अच्छे अच्छे पुलिस अफसर या पुलिस कैडर के लोग हैं, फ्रॉम द कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर, वो तो वीआईपीज़ के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, और जो जिस बेचारे से पेंट नहीं संभाली जाती उसको कहा जाता है कि वो जाके आम लोगों की हिफाजत पे आप सर मामूर ये होता है। समझते हैं कि अगर इस सारे प्रोटोकॉल और इस अफसरशाही को अगर ख़त्म कर दिया जाए या फिर महदूद कर दिया जाए तो कुछ बेहतरी हो सकती है आज़ाद देखें, कश्मीर? ये एक माइनर फैक्टर होगा। मेजर फैक्टर तो है कि आपके पास क्या माशी प्लान है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी बेहतरी के लिए। आप हैरान होंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो हमारी जीडीपी है, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारी कौमी पैदावार है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम क्या हमारा सारा दारोमदार जो है वो पाकिस्तान से मिलने वाले टैक्सेस के में जो शेयर है उस पर है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने, हमने कभी ये नहीं सोचा सिवाय सरकारी नौकरियों के कि जो लोग माशी तौर पर पीछे रह गए हैं उनको इस दौड़ में शामिल करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए। एक देखें, गवर्नमेंट सर्विस एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके लिए हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि मुझे मिले, लेकिन ये भी साथ देखें कि 1,26,000 के लगभग जो हैं इस वक्त सरकारी मुलाजम हैं, और पेंशन बिल जो है दैट विल बी तो मोर अभी देन। जो लाट में बैठे हैं लोग सरकारी मुलाजमत के इंतज़ार में, वो एक अलहदा नहीं से देखें, वो मैं उस पर भी बात करता हूँ, जो हमारा पेंशन बिल है वो हमारे डेवलपमेंट बजट को क्रॉस कर गया है। तो अब हमें बड़ा सीरियसली इन चीज़ों को एड्रेस करना है कि नंबर्स यही रहेंगे। मैं आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने वोट्स लेने हैं, कुछ ऐसी बातें भी मैं कर जाता हूँ जो जनरली एक आम वोटर को अच्छी नहीं लगती, लेकिन गुजारिश ये है कि एजुकेशन को ले लें आप। जो पैसा हम खर्च करते हैं उसके अगेंस्ट वो क्वालिटी डिलीवर करते हैं। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीज़न में बिलखुसूस आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में जाके उनसे उनके नंबर्स ले लें कि जी पब्लिक सेक्टर सरकारी स्कूलों से कितने दाखिले उनके पास आए एग्ज़ाम के लिए और प्राइवेट सेक्टर से कितने आए। तो मैट्रिक तक कितने लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों के ज़रिए हम इम्तहानात दे रहे हैं और कितने पब्लिक सेक्टर। और अगर जब आप बजट देखते हैं जो पब्लिक सेक्टर में हम खर्च करते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, तो आपको वही कॉस्ट पड़ती है जो आपके बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दिलाने पर खर्च करते हैं। डेफिनेटली। तो इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और इसको एड्रेस करने की। अगर मैं ये कहूँ कि चौधरी मोहम्मद सईद को ये मौका दिया जाए कि उसने एक मैनिफेस्टो मंशूर तैयार करना है कि आपकी जमात आइंदा इस मंशूर पे काम करेगी, तो टॉप ऑफ द लिस्ट कोई 3 आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें रखने देखें, की ज़रूरत है? मेरा मेरा इस वक्त ख्याल जो है वो कि एक माशी एजेंडा, आज़ाद कश्मीर का नेशनल इकनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए। हुँ, हमने आम बच्चे के लिए जो हमारा फ़ारग हो रहा है यूनिवर्सिटी से, या देखिए ना मुख्तलिफ़ टीयर्स हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान में बड़े इनकलाबी इक़दामात किए। हुँ, जो एजुकेशन थी उसके 4 टीयर्स बना दिए कि वोकेशनल है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल है और हायर एजुकेशन है। ये 4 टियर्स में जो जो बच्चे ड्रॉपीज़ हैं मिडिल के या मैट्रिक के, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया। जो थोड़े से उससे ऊपर हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल तालीम दी, और वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की जो नेवटेक कायम किया। मैं उसका बुनियादी मेंबर था, मियाँ साहब ने मुझे नॉमिनेट किया था, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे ये बात समझने में मदद मिली कि हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और रीजन में कितनी ज़रूरत है टेक्निकल लोगों की, और उसके हिसाब से हम तैयार करके लोगों को। इस वक्त तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है इस पर। ऐसे लोगों को इस तालीम के लिए लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड लिंक्ड हैं जॉब मार्केट के साथ, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और ऑनलाइन कैमरे लगे हैं उन जो ओवरऑल वॉच करने के लिए जी सारे नहीं, हाँ, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है उसकी, और फिर उसी से इंटरव्यू करके लोग बाहर जा रहे हैं, कोरिया, इवन जापान जा रहे हैं। टोयोटा पाकिस्तान और होंडा जो हैं, ये जो लोग अपनी प्लांट्स पे तैयार करते हैं, वो शॉर्टफॉल जो जापान के अंदर है, इन ट्रेन लोगों को वहाँ भेजते हैं और यहाँ फर्दर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। हमें इस तरह की चीज़ों को देखना होगा। फिर उसके बाद
प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उसके बाद जो है वो रिसर्चर्स हैं हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर यूनिवर्सिटी है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स बहुत पुराने हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, इनका जॉब मार्केट से कोई लिंक नहीं है। जब ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए बच्चे जॉब मार्केट में जाते हैं तो जॉब मार्केट उनको कबूल नहीं करती। ये अगर ये जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इश्यूज़ हैं, और अगर इनको एड्रेस करती है आपकी अगर अगर हुकूमत आती है, तो हुकूमत से पहले कुछ चीज़ें हम लोग आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के हर हलके में डिवाइड नज़र आती है, और यही डिवाइडेशन है जो ऊपर भी नज़र आती है, जो क़ियादत है, जो आपकी जमात के सदर हैं, और दूसरी तरफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर हैं, उनके आपस में जो बयानात हैं उनमें काफ़ी तज़ाद है। तो ये जो सूरत हाल है, ये कह सकते हैं कि एक जमात के अंदर भी एक जमात मौजूद है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, चूँकि बाहर से बैठ के आप उसको क्रिटिकली देख रहे होते हैं कि शायद जो किसी एक ने बयान दिया दूसरे मुख्तलिफ है। ओवरऑल एजेंडा जो है वो तो यही है कि आज़ाद कश्मीर की इकनॉमिक अपलिफ्ट कैसे होगी, आज़ाद कश्मीर में मेयार तालीम कैसे बेहतर होगा, आज़ाद कश्मीर में सेहत की सहूलतें कैसे बेहतर होगी, टूरिज़म कैसे परवरिश चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने बजट को कैसे बेहतर करना, ओवरऑल ये फीलिंग पाई जाती है। अब उसके तरीक़ाकार पे जो उसकी वर्क करना है और उसको वो थोड़ा-सा सोच में फ़र्क हो सकता है, और नहीं, यही मैं सर ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ जी। कि हर हलके में अ, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून डिवाइड है। कुछ सख्त किस्म की नाराज़गियाँ और कशीदगियाँ हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी ज़िम्मेदार कुछ जो हलके हैं और कुछ जो सीनियर तज्ज़ियाकार लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इसके ज़िम्मेदार राजा फ़ारूक हैदर ख़ान हैं। तो आप नहीं, समझते हैं नहीं, ये नहीं, बात? ऐसा नहीं है। देखिए, आप सिर्फ़ जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बारे में ये राय रखते हैं कि शायद उसके अंदर कोई डिवाइड है या सोच का फ़र्क है। ये सारी जमातों में, पॉलिटिकल जमातों के अंदर वर्कर को ये अख्तियार और हक़ हासिल होता है कि वो अपनी जो सोच है उसको बयान करे, उससे जो दूसरे की सोच है उससे डिफ़र करे। लेकिन मैं पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी लीडर हो, सीनियर लीडर जो लीडरशिप है हमारी, वो दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कंसोलिडेट होके एक कंसेंसस के साथ पॉइंट आती है बात, उसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है। इज़हार राय का हक़ तो सर सबके अगर पास है इज़हार ना। राय के बाद अगर इलेक्शन तक यही चीज़ें चलती हैं जी। और फिर इलेक्शन में यही चीज़ें परफ़ॉर्म हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख़्याल है कि बिफ़ोर वी गो टू प्रैक्टिकली इलेक्शन में जाएँ, कंसेंसस हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों पे। आपने शुरू में ज़िक्र किया कि जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, उस पे हमारी एक कमेटी तश्कील दे दी गई हुई है ऑलरेडी, और वो उस पर काम कर रही है। जब वो मंशूर या आपका बयानिया आ जाएगा कि आपने ये चीज़ लेके आगे चलना, और हमें तो बहुत आसान नज़र आ रहा है इस सेंस में कि हमारे पास एक रोल मॉडल पाकिस्तान में ओवरऑल और आज़ाद पंजाब के अंदर मौजूद है, विच इज़ बीइंग एप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा सर, ये जो ये चीज़ें ये तेज़ी से डेफ़िनेटली ये इम्प्लीमेंट हो रही चीज़ें हैं, हैं, और ये क्योंकि हम उसी रोल मॉडल को लेके चल रहे होंगे। वही रोल मॉडल आएगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर में हमने गुज़श्ता इलेक्शन में देखा, जो जनरल इंतखाबात हुए उसमें, कि बहुत सारे लोगों ने पार्टी जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन की थी। तो बाद में हमने देखा कि वही लोग फिर जमात में उसी तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, उन्हें ओहदे भी दिए गए, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये जज़ा सज़ा का सिस्टम और ये चीज़ें अगर होंगी, तो फिर तो डेफ़िनेटली बहुत सारे हलकों में ये खराबी नज़र आ रही है, जो कि देखें, एक तो बहुत सारे लोग नहीं थे, चंद हलकों में ऐसा ज़रूर हुआ कि कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने जमात की खिलाफ वर्जी की। फिर उनकी पूछताछ भी हुई, उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी थी उनका जवाब भी दिया, अपने लीडरशिप को मुतमिन भी किया कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें, आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने रजू कर रजू भी कर लिया, चलें रजू कर लिया। ये भी चलें आप इसको कह लें। यहाँ पे यहीं पे रखते हैं कि ये उन्होंने दोबारा से रजू कर लिया। अच्छा सर, मीरपुर चूँकि ओवरसीज़ का शहर है, मिनी लंदन है, आपका हलका है। क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं, उनके हल के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, और वो मार्टिन लूथर के वो जो है ना, आई हैव अ ड्रीम, तो मैं आई हैव अ ड्रीम फॉर माई स्टेट इन जनरल, और फॉर दी माई कॉन्स्टिट्यूंसी इन पर्टिकुलर। और मैं उस पर बहुत सीरियसली काम कर रहा हूँ कि हमने देखें, आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप ले लें। मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हर 25 साल बाद, ये सीडीए में भी था, कि मास्टर प्लान को रिवाइज़ किया जाएगा, और रिवाइज़ करने के बाद जो माइनर एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, ये अलॉटमेंट का अख्तियार इस तरह जो है ना, ब्लैंक यूज़ नहीं करेगा डायरेक्टर जनरल या मिनिस्टर या इवन द प्राइम मिनिस्टर, और उस रिवाइज मास्टर प्लान के अंदर कहीं कोई गुंजाइश बनती है
कोई एडजस्टमेंट्स होती हैं तो विदाउट डिस्टर्बिंग द पब्लिक एमिनिटीज़ जो हैं उनको, बहुत सारी उसके अंदर बेसिक काम हुआ, उसके बाद रूल्स नहीं बने और उसका फ़ायदा उठा के शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया। आपने सर एक उसको मेरे ट्रैक साथ एक करना है। कमिटमेंट की थी, जी और वो कमिटमेंट थी कि जब अकबर रोड बन रही थी और अल्लामा इकबाल रोड के हवाले से मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, तो आपने कहा कि वो उस पर मैंने काम किया और शांज़-एलिज़े तर्ज पे वो एक रोड बनेगी। बन गई है सर? देखें, ये वो मेरा ख्वाब था और उसको मैं आज आपको दो बातें और शेयर करूँगा। शांज़-एलिज़े जो मैंने गुजारिश की थी वो की थी कायद-ए-आज़म चौक से आज़ाद चौक तक, दोनों तरफ की जगहों को ये रोड अप्रूव करा के मैं चला गया। आपको पता है मैं डी-सीट हो गया, उसके बाद 7 साल से हमारे दोस्तों की जो इस वक्त हुकूमत में है, वो आए, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। मैंने एक वक्त में ये भी गुजारिश की और बल्दिया को लिख के दिया, आप बल्दिया के रिकॉर्ड पर इसको देख लें, लिखा हुआ मौजूद है प्रपोज़ल कि जो कायद-ए-आज़म चौक है उससे लेके जहाँ आगे मीज़ान बैंक है वहाँ तक जो रोड है उसके अंदर जो लाइट्स हैं वो मैं अपने ख़र्चे से लगाऊंगा और इस पे जो एडवर्टाइजिंग राइट्स है लेके वो कॉस्ट तो मैं पूरी कर लूँगा। मैं कोई खुदाई खिदमतगार तो हूँ नहीं, लेकिन इस जगह की लुक बेहतर कर देंगे या ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे। साइडें जो हैं, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो रोड का बेसिक अप्रूवल आया था वो आया था कि वाई क्रॉस से लेके चुंगी तक, पुरानी चुंगी तक ये 7.5 किलोमीटर रोड जो है ये 25 फुट चौड़ी बनेगी। इस वक्त 21 फुट है और 4 फुट दोनों तरफ रिक्शा मोटर बाइक के लिए जगह छोड़ी गई थी। उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। आई कंसीव दिस एट दैट वेरी टाइम। और उसके बाद जितनी जगह बचती है वहाँ से रोड एज से लेके फुटपाथ तक उस पर टफ टाइल लगनी थी। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रोड तो सर होनी थी। आपके दौर में वो रुकावट कहाँ पे आई थी? वो रोड देखें वो रोड तो मैं अप्रूव करा के 2018 के बजट में अप्रूव हुई और अगले मरहले में उसकी CDC और बाकी CWC हो के वो आ गया। अनफॉर्चुनेटली मैं डी-सीट हो गया और डी-सीट होने के बाद जो ये जब लोग अप्रूव हो जाती है कोई चीज़ तो उसके आगे फिर जो ब्रेकर देखें कहाँ पे आता है? ब्रेक देखें, जब नई MLA-शिप आई तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी। अगर वो मेरे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते तो शायद उनका ख्याल था कि क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट आपकी तरफ साहब, जाएगा। तो इसको रोकना तो अगर कैसे है। आप आते हैं दोबारा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर? माय डियर, इट विल बी प्रायोरिटी फर्स्ट। ठीक। मैं पूरे शहर की जो भी हुकूमत, जो भी वज़ीर आज़म बनेंगे उनके साथ मिलकर इस शहर की मास्टर प्लानिंग कराऊंगा और जो मैं ऑलरेडी इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ठीक। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था, ये जो वाई क्रॉस से लेक था वहाँ तक लाइट्स लगनी थी। मैं एक और मिसाल दूँ आपको, जो आपके और मेरे जो सामीन हैं, नाजरीन होंगे उनके लिए, कि जो हमारा ज़ीरो पॉइंट है, मंगला एंट्री पॉइंट है, वहाँ से लेके सबचक तक ड्यूलाइजेशन के लिए मैंने बड़ा केस लड़ा। अब मुझे ये कहा जाता था जनाब ये तो आपके हल्के में नहीं है, आप बीइंग MLA आपने हल्के तक रिस्ट्रिक्ट करें। जो मैं रिस्ट्रिक्ट रहे हैं अंदर के अंदर है, तो मैं उनसे गुजारिश करता था भाई ये बड़ा हमारा फेस है, यहाँ होनी चाहिए। और ड्यूल कैरेज वे मंजूर हो गई, ये भी 18 वाले बजट में हुई और आज उसको धीमे धीरे धीरे उस पर इम्प्लीमेंट हो रही है। मैं कल की बात बताऊं, मुझे अफसोस भी है, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये सड़क बन रही है, इसके अंदर मेडियन है, मेडियन के अंदर डक्टिंग करा दो और पैड्स बनवा दो लाइट्स के लिए। मैं पूरे यकीन से ये बात रखता हूँ कि मुझे इवन स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे। मेरे जहन में है कि कौन स्पॉन्सर कर सकता है इस रोड को वहाँ से लेके यहाँ तक उस पर लाइट्स हों। उसका जो मैं तो जाहिर ये चाहता हूँ कि आइंदा जब हम रोड बनाएं तो उसके साथ उसका लैंडस्केप भी डिज़ाइन करके उस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हो। ये जो गुज़श्ता अभी दौर इक़्तिदार है, 7 साला दौर है ये, तो क्या समझते हैं कि ये कोई अच्छा दौर गुज़रा है मीरपुर के लिए? लेकिन एक तो सदर ग्रामी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद कोई मैं बहुत मुनासिब नहीं होगा इस बात पे कमेंट करूं। जो मौजूदा MLA हैं उनकी भी प्रायोरिटी शायद ये नहीं रही है कि हम इस सारे को, बेसिक इशू क्या है, बेसिक इशू ये है कि हम फ्लिमजी जो स्लोगन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। हमारी तरजीहात ठीक नहीं है। अगर हम अपनी तरजीहात ठीक कर लें ना कि जी हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी,
अगर ये प्रायोरिटीज़ हम ठीक कर लें और उनको एग्जीक्यूट करें तो हम डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे, हम इस रियासत का नक्शा बदल सकते हैं। आज़ाद कश्मीर चूँकि वो एक बड़े लेवल की एक बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम लोग दोबारा से स्टैंड होंगे। आपके हलके की अगर बात करें तो इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है और कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेस हम देखते हैं कि हैं, और कुछ आपके करीबी दोस्त जिन्हें आपने कभी किसी वक्त में बड़ा प्रमोट किया, नवाजा और ये सारी चीज़ें, वो भी आपके अपोजिट नज़र आते हैं। और लगता ये है कि वो शायद आपके अगेंस्ट कुछ लोग इलेक्शन, अगर आपकी पार्टी की जानिब से टिकट नहीं मिलता तो वो कंटेस्ट करेंगे आज़ादी। मेरा ख्याल तो है ओवरऑल कंसेंसस पाया जाता है हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के अंदर कि राइट टू अप्लाई तो सब के पास है और अप्लाई करें। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि एवरी वन ऑफ अस नोज वेयर डू ही स्टैंड्स, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कोई दूसरा कहाँ खड़ा है, उसको पता है जो कोई इलेक्शन का उम्मीदवार है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये टिकट का फैसला, ये क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें पैदा हुई, ये किस तरफ से हुई, क्यों हुई, और ये इसकी वजह क्या है जो लोग देखिए आपकी। ख्वाहिशात पे तो किसी के वो नहीं है ना कि कोई ख्वाहिश ना करे कि मैं एमएलए हूँ। मुमकिन है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात ज़रूरत पड़े, जब ये टिकट का फैसला हो जाएगा, ये सारा सेटल डाउन हो जाएगा। और अगर जो हमारे सियासी हरीफ हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ बिलखुसूस जो मीडिया है उससे, कि आप एक डिबेट करा लें कि जी आपका पॉलिटिकल एंड सोशल इकनॉमिक एजेंडा क्या है, दूसरे क्या है, विच, और फिर लोगों को डिसाइड करने दें कि वो किस सोशल पॉलिटिकल इकनॉमिक एजेंडा को बेहतर समझते हुए फॉलो करना चाहते हैं। सही। पीपल आर दी बेस्ट जज। आखिरी सवाल है सर, 7 साल दूसरी तरफ दौर इक़्तिदार था, आपकी अपोजिशन थी, तो आप समझते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको आपने अपने साथ रखा, और वही लोग जो हैं वो आपके साथ चलेंगे और आप आने वाले इलेक्शन में बेहतर तरीके से पाकिस्तान कंटेस्ट मुस्लिम करेंगे? लीग नून के जो वर्कर्स हैं और जो आपको बाहर फ्रिक्शन नज़र आता है, जो आपको नज़र आता है कि इनके अंदर डिवाइड है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। हम बड़ी पार्टी हैं तो हमारा थोड़ा सा मुमकिन है, लैंडस्केप बड़ा है तो उसमें वो बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल कंसेंसस है जमात के अंदर, लीडरशिप के अंदर भी, जो शाह गुलाम कादर साहब से लेके सेक्रेटरी जनरल साहब और नीचे। अब सर हमारे शॉर्ट पास सा एक कमेंट चाहिए आखिर में, अच्छी सर लीडरशिप है। आखिर में एक शॉर्ट सा कमेंट चाहिए। जमातों में हम लोग देखा करते थे कि कभी मेरिट हुआ करता था, और जो सदर जमात होता था वही कहा जाता था कि यही वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस सारी चीज़ को डिफरेंट एंगल से यूज़ किया है, और उन्होंने सदर जमात को पीछे करके एक नए बंदे को, मतलब जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया। आपकी जमात में भी ऐसा मुमकिन है? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी के सवाल का जवाब तो वो दे सकते हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया, अपनी सीनियर लीडरशिप को छोड़ के क्या फ़ैसला किया। मेरिट क्या तय किए, मेरिट्स तय करने हैं ना कि जी आपको लीडरशिप जो है आपकी, जो मदर पार्टी है उनकी या हमारी है, तो वो मेरिट्स तय करती है कि जी हमने जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा या इकनॉमिक एजेंडा, उसको बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, टीम अच्छी लेके साथ चले, जो उस प्रोग्राम को जो मदर पार्टी और हमारी लीडरशिप मिलकर आपस में तय करती है कि ये उसको इम्प्लीमेंट कर पाथ सके, ऑफ प्रोग्रेस है, ये होगा, तो वो टीम अगर डिलीवर कर लेती है तो फिर डिलीवर हो देखें, जाएगा। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, क्रेडिट तो उसी को मिलता है कि जी राजा फारूक हैदर खान लेट गवर्नमेंट डिलीवर दिस, जो एक बात करते हैं ना, आज मैं भी कहता हूँ कि मैं राजा साहब की टीम का हिस्सा था और हमने ये डिलीवर किया, तो लेकिन फिर डिसक्रेडिट भी उसी को जाता है। अगर क्रेडिट जाता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवरिंग, वो ट्रांसपेरेंसी का, मेरिट का, अगर क्रेडिट क्लेम करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम। गवर्नमेंट इज़, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो अगर गुड डीड्स के लिए वो है तो फिर बैड डीड्स के लिए वही जिम्मेदार होते सही हैं। है, बहुत तो ये शुक्रिया होगा सर, जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जाहिद, अल्लाह खुश रखे। और आज अब मैं तो समझता हूँ और बहुत चुपते चुपते आप सवाल करेंगे, लेकिन बड़े अच्छे टू दी पॉइंट, जो हमारा एक एक्चुअल सेशन इशू इंशाल्लाह है बाकी है, उस पे इंशाल्लाह उस दोबारा पे से हमने आज फोकस किया, तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, मैं तो हाज़िर हूँ, जब आप बुलाएंगे तो मैं थैंक यू हाज़िर हो वेरी मच। जाऊँगा। बहुत शुक्रिया।